नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज 9 जनवरी और सीटीएट का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है वो हो चुका है। तो यहां पर हमें प्रश्न मिल चुके हैं, साथ में टॉपिक भी मिल चुके हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर मोहम्मद फैजान का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये यूपी के रहने वाले हैं, इन्होंने बहुत सारे प्रश्न बताए। फ़ोन पर भी हमने बात की और भी व्हाट्सअप पर प्रश्न मिले हैं। तो सारे प्रश्न यहाँ पर और टॉपिक ले लिए हैं, जिसमें पर्यावरण के आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। टॉपिक मिलेगा बाल विकास, गणित, हिंदी भाषा फर्स्ट और सेकंड में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं वो आपको बताया जाएगा। संस्कृत और इंग्लिश के टोटल यहाँ पर 60 प्रश्न रखे गए हैं, जिसमें टॉपिक भी शामिल है। तो जो प्रश्न हमें पूरे पूरे बताए गए हैं उनके हमने उत्तर सहित आपको बताया, कुछ और हमारी तरफ से भी यहाँ पर समझाया गया है उन प्रश्नों के साथ साथ। तो देखिए यहाँ पर पीडीएफ आप मांगते हैं, तो पीडीएफ के लिए एक सबसे बड़ी अपडेट में सबसे पहले आपको दे देता हूँ कि हमने आज एक ऐप लॉन्च किया है ऑनलाइन स्टडी विद डीके। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यदि आपको तुरंत इसकी पीडीएफ चाहिए, जो वीडियो हम बना रहे हैं इसकी पीडीएफ चाहिए, तो आप ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। और कहाँ पर मिलेगी आगे मैं बताऊंगा। तो उस ऐप में जाकर आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर एक मैंने पर्यावरण अध्ययन की पीडीएफ आपके लिए लगाई है। वो यदि पीडीएफ आपने देख ली, लगभग 900 पेज की वो पीडीएफ है। उसमें हमने 2011 से लगाकर 2021 तक जो ऑनलाइन एग्जाम हुई है उसके प्रश्न, साथ में आपको अच्छे से थ्योरिकल समझाया है। यदि उस पीडीएफ को आपने पढ़ ली तो आपके 15 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। तो वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन होगी उसमें उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। बहुत हेल्पफुल होने वाली, जो प्रश्न यहाँ पर पूछे गए सारे के सारे वहाँ पर आपको मिलने वाले हैं और अच्छे से उन सभी को डिस्क्राइब किया है। तो जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। साथ में वहाँ पर आपको 10 प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, वो प्रैक्टिस सेट भी आप लगा सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लीजिएगा, ऑनलाइन स्टडी विद डीके। साथ में यहाँ पर देखिए व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ 9340089205। कोई आपकी ऐप से रिलेटेड या फिर आपका आज एग्जाम था उससे संबंधित आप कुछ जानकारी देना चाहते हैं तो इस नंबर पर दे सकते हैं, पूछ सकते हैं ना। तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर भी मिलेगी, तो शाम तक मिलेगी टेलीग्राम पर, लेकिन ऐप पर आपको तुरंत ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए आगे बात करते हैं कि जो हमारा ऐप है, थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, 1 मिनट सुन लीजिएगा, है ना। आज ही हमने लॉन्च किया है। तो जैसे आप ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर जाएंगे, सर्च करेंगे या फिर जो लिंक दी गई उस पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ पर डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। उसका व्यू कैसा होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये उसका व्यू है हमारे ऐप्स का। तो यहाँ पर आप जाएंगे तो रामबाण पीडीएफ 15 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे थ्योरिकल, साथ में 500 प्रश्न जो कि 2011 से लगाकर 2021 तक जो ऑनलाइन एग्जाम हुई है उसके भी आपको यहाँ पर प्रश्न मिलने वाले हैं। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, जो पीडीएफ में वीडियो बना रहा हूँ, यदि पीडीएफ आपको चाहिए तो ये कहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर आप ई बुक में जाएंगे, तो ई बुक में जैसे ही जाएंगे वहाँ पर ये पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाएगी। और जो अभी तक हमने जितने भी वीडियोस बनाए हैं उनकी आप पीडीएफ बार बार हमसे मांगते थे कि सर पीडीएफ दे दीजिए, पीडीएफ दे दीजिए, तो वो भी आपको चैनल के माध्यम से, ऐप के माध्यम से मिल जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा और आपका फीडबैक जरूर दीजिएगा कि जो ऐप है उसमें जो जानकारी दी गई वो आपको कैसी लगी, ठीक है। और एक वीडियो इसके बाद आएगा, उसमें आपको बताया जाएगा किस प्रकार से आपको ऐप में जाना है और किस प्रकार आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पर्यावरण अध्ययन के सबसे पहले हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न कौन कौन से पूछे गए हैं। तो यहाँ पर तो पहला प्रश्न पूछा गया था लोक नृत्य से संबंधित। राजस्थान का भी लोक नृत्य पूछा गया था और मणिपुर का भी लोक नृत्य पूछा गया था, साथ में भाषा भी पूछी गई थी। 2 से 3 प्रश्न यहाँ पर मणिपुर से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो राजस्थान का जो लोक नृत्य है वो कौन सा होगा, आपका घूमर होगा। और मणिपुर का जो लोक नृत्य होगा वो मणिपुरी होगा। और भाषा कौन सी होगी, यहाँ पर मीती है ना, विकल्प में यदि मीती होगा तो आपका बिल्कुल सही है। मीती जो भाषा है वो मणिपुर की है और यहाँ पर जो लोक नृत्य होगा वो मणिपुरी होगा। हम इसके पहले भी जो वीडियो बनाया था उसमें भी नृत्य के बारे में सारी जानकारी दी थी। और जो पीडीएफ हमने बताई हमारे ऐप में, जो पीडीएफ अपलोड की गई है, यदि उसको आप लेते हैं तो उसमें भी ये सारी जानकारी दी गई है और अच्छे से वहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है। तो एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए नृत्य और राज्य यहाँ पर लिखा हुआ है। जो घूमर नृत्य है कहाँ का, राजस्थान का है। भांगड़ा पंजाब का है। लावणी महाराष्ट्र का है। चोंग नागालैंड का है। ओडिशा का है। बिहू असम का है। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। ये मैं पहले भी इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। मुखोटा है, ये अरुणाचल प्रदेश का है। कथकली की हम बात करें तो ये केरल का है। गढ़वाली उत्तराखंड का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। रासलीला और कथक ये दोनों ही उत्तर प्रदेश के हैं। यक्षगान कर्नाटक, गरबा गुजरात का है। साथ में छऊ नृत्य के बारे में पूछा जाता है। तो छऊ नृत्य जो है वो झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, साथ में छत्तीसगढ़ का भी है ये, है ना। तो याद रखिएगा। मणिपुरी जैसे कि हमने अभी आपको बताया। चेराव नृत्य ये मिजोरम का है। तो ये 17 जो नृत्य हैं
ये इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस राज्य के नृत्य है, ये लोक नृत्य हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आपको जो PDF हम बता रहे हैं उसमें मिल जाएगा, है ना। तो एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। जैसे कि निकटवर्ती राज्य के बारे में आगे भी हमने बताया था, है ना, इसके पहले भी आपको बता चुके हैं। अरब सागर के निकटवर्ती राज्य कौन सा है, ये जो प्रीवियस ईयर पेपर जो आपके इसके पहले सीटेट ऑनलाइन एग्जाम हुई थी उसमें भी पूछा गया है। तो अरब सागर में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, इसके बारे में भी पूरी डिटेल हर राज्य के जितने भी निकटवर्ती राज्य है वो उस PDF के माध्यम से आपको दिए हैं। तो बंगाल की खाड़ी की हम बात करें तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। अरब सागर में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। जम्मू कश्मीर की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब। मिजोरम के जो निकटवर्ती राज्य है वो त्रिपुरा, असम, मणिपुर है। राजस्थान की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात है। मध्य प्रदेश के बारे में इससे पहले जो शायद 28 या 29 में पूछा गया था मध्य प्रदेश के निकटवर्ती राज्य, तो वो है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। असम की हम बात करें तो पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, ये आपके असम राज्य के निकटवर्ती राज्य हो गए। तेलंगाना की हम बात करें छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। गुजरात की बात करें राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। और आंध्र प्रदेश से पूछा गया था 28 या 29 को आंध्र प्रदेश के बारे में पूछा गया था, निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं, तो ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु। और भी राज्य हैं जो आप उस PDF के माध्यम से पढ़ सकते हैं, और यदि उनसे संबंधित पूछे तो आप वहाँ पर गलत नहीं करेंगे, तो PDF आप एक बार देख लीजिएगा, है ना। तो 11 मैंने राज्य बताए हैं, उनके जो निकटवर्ती राज्य है उनके बारे में आपको बताया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। पक्षी के पंख के बारे में पूछा गया था कि पक्षी के जो पंख है वो किस काम आते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि पक्षी के जो पंख होते हैं वो उड़ने के काम आते हैं। उड़ने के साथ साथ सर्दी गर्मी से बचने के लिए भी पक्षी के जो पंख है वो काम आते हैं। साथ में थोड़ी सी जानकारी मैंने लिखी है, पक्षियों की चोंच में दांत नहीं होता है ना, याद रखिएगा, पक्षियों की चोंच में क्या, दांत नहीं होता है। पक्षियों के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 4 कोष्ठ होते हैं, है ना। कितने, 4 कोष्ठ। ये उस PDF में से ही निकाले गए हैं, है ना। ये पहले से ही हमने वहाँ पर डिस्क्राइब किया हुआ है, आपको पढ़ लीजिएगा, है ना। 2023 की जो सीटेट ऑनलाइन अभी एग्जाम हो रही है उसी को दृष्टिकोण से रखते हुए PDF बनाई है, तो उसको जरूर से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा हमारे ऐप पर। साथ में अप्रैल महीने में पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। पक्षियों की हड्डी खोखली होती है, उसमें हवा भरी होती है। याद रखिएगा, पक्षियों की हड्डी कैसी होती है, खोखली होती है। रात में जागने वाले जानवर हर चीज को कैसा देखते हैं, सफेद या फिर काला देखता है। यह प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, जो आपके सीटेट एग्जाम हुई थी ऑफलाइन, उसमें पूछा गया था। जो रात में जानवर है, जागने वाले जो जानवर है, वो हर चीज को कैसी देखते हैं, तो सफेद व काली देखते हैं ना। जो पक्षी होते हैं वो देखने हैं तो अपनी गर्दन को ज्यादा घुमाते हैं, क्योंकि उनकी आंखों की जो पुतलियां होती है वो क्या होती है, घूम नहीं सकती। इसलिए जो पक्षी आपने देखा होगा अपनी गर्दन को ज्यादातर घुमाते रहते हैं। और पक्षी जो है वो एक ही समय में 2 आंखों से अलग अलग चीजों पर नजर डाल सकते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और सबसे छोटा प्रवासी पक्षी से पहले पूछा गया था, तो सबसे छोटा प्रवासी पक्षी के बारे में पूछे तो वो कौन सा होगा, आपका छोटी जल रंग का होगा। इसका वजन कितना होता है, तो इसका वजन होता है लगभग 15 ग्राम, है ना। और ये आर्कटिक क्षेत्र से भारत पहुंचने के लिए कितने किलोमीटर से अधिक की यात्रा करता है, तो 8000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करता है। तो याद रखिएगा, भारत पहुंचने के लिए। और विश्व गौरैया दिवस के बारे में पूछा जाता है कि विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है। यदि पूछा जाए तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 20 मार्च को। पहला विश्व गौरैया दिवस कब मनाया गया था, तो ये 2010 को मनाया गया था। ये सारी जानकारी आप उस PDF में पढ़ सकते हैं, देख लीजिएगा एक बार, है ना। तो सारी जानकारी वहां पर दी गई है। तो याद रखिएगा, पहला विश्व गौरैया दिवस वर्ष 2010 में मनाया गया था। मिजोरम की भाषा, देखिए मिजोरम की भाषा पूछी गई थी, शायद कूट में आंसर था या फिर एक ही प्रश्न में ये सारी चीजें दे दी गई थी। मुझे थोड़ा सा इसका जो प्रश्न है वो किस प्रकार का पूछा गया था इसकी जानकारी नहीं, इसलिए मैंने अलग अलग प्रश्न रख लिए हैं, है ना। मिजोरम की भाषा आपसे पूछी गई थी, तो मिजोरम में जो भाषा जो बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, वो है मिजो, है ना। जिसकी बोली कौन कौन सी, उसकी बोली है आसो, छो, हलाम, हिनार, लाई, लूसी, मारा, मियू, खुमी, पाइटे और थाड़ो और कुकी। ये सभी क्या है, थाड़ो कुकी एक ही है ना, ये सभी इसकी बोली है। अब मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में बोली जाने वाली जो भाषा है वो कौन सी है, मीती है या फिर उसे मिटी भी कहते हैं, जो टिबेटो बर्मन भाषा है ना, याद रखिएगा। और अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें तो इसमें जो बोले जाने वाली भाषा है वो कौन सी है, आपकी निसी है। कौन सी है, निसी है। यदि अरुणाचल प्रदेश की पूछे तो इसकी भाषा कौन सी होगी, निसी होगी। मधुबनी चित्रकला से प्रश्न पूछा गया था। देखिए मधुबनी चित्रकला को
मिथिला चित्रकला भी कहते हैं। तो मधुबनी चित्रकला के बारे में थोड़ी सी जानकारी मैंने यहाँ पर आपको दी है। ये सारी जानकारी उस पीडीएफ में भी आपको मिलेगी। तो ये कहाँ की चित्रकारी है? तो ये बिहार की चित्रकारी है। इसका प्रयोग दीवारों पर तथा आंगन में किया जाता है, मधुबनी चित्रकला की, है ना। और इसमें फूल का प्रयोग करते हैं, पत्तियों का, जानवर का, इंसान का, पक्षी आदि का चित्र इसमें बनाए जाते हैं। जो दीवार पे बनाते हैं या फिर आंगन में यदि चित्र बनाते हैं तो इनका वो चित्र वहाँ पर बनाते हैं। इसमें प्रयोग किसका किया जाता है? तो चावल का किया जाता है। चावल का प्रयोग चित्रों में उभार लाने के लिए किया जाता है। और इस चित्रकला में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हल्दी, नील, है ना, फूल एवं पत्तियां के रस एवं सुखाकर प्रयोग, यानी कि एवं नहीं लिखा है ना, पत्तियों के रस को सुखाकर इनका प्रयोग किया जाता है। ये प्राकृतिक रंगों का प्रयोग इसमें किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है मधुबनी चित्रकला में। ठीक है, आगे हम बात कर ले वर्ली चित्रकला। देखिए, एक और महाराष्ट्र से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। अब महाराष्ट्र का व्यंजन पूछा गया था या फिर उसकी चित्रकला पूछी गई थी? व्यंजन पूछे या फिर चित्रकला? कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। और यदि आज आपका एग्जाम था, जो प्रश्न छूट गए हैं, जो आपको आते हैं, वो कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा। और सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि एक बार कमेंट से चेक कर लीजिएगा। कभी कोई बच्चा और भी प्रश्न बता रहा है जो हम नहीं बता पा रहे हैं, तो वो भी पढ़ लीजिएगा। तो ये जरूर बताइएगा कि महाराष्ट्र की चित्रकला पूछी थी या फिर व्यंजन पूछा था। दोनों प्रश्न मैंने रखे हैं। यदि चित्रकला पूछे तो वो है वर्ली चित्रकला। कौन सी है? वर्ली चित्रकला है महाराष्ट्र की। साथ में ये गुजरात की भी चित्रकला है, याद रखिएगा। और भी हमने चित्रकला रखी है। यदि और इसके आपको डिटेल चाहिए तो उस पीडीएफ को बाय कर लीजिएगा। बहुत सारी जानकारी आपको वहां पर मिलने वाली है। तो वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र की, गुजरात की है। कलमकारी चित्रकला की बात करें तो ये आंध्र प्रदेश की है। पट्टा चित्रकला की बात करें तो ये ओडिशा की चित्रकला है ना। और फांड चित्रकला, इसके बारे में पूछा जाता है तो ये राजस्थान की चित्रकला है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि या तो महाराष्ट्र का व्यंजन पूछा गया है या फिर महाराष्ट्र की चित्रकला पूछी गई। दोनों प्रश्नों को मैं यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा, समझाऊंगा, है ना। कोई सा भी प्रश्न पूछा गया हो तो महाराष्ट्र में कौन सा व्यंजन प्रसिद्ध है? तो महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकौड़े बहुत प्रसिद्ध है। सहजन के फूलों के पकौड़े, याद रखिएगा। यदि पूछा जाए कि सहजन के फूलों के पकौड़े कहाँ पर प्रसिद्ध है तो वो महाराष्ट्र में है। कुछ और राज्यों के बारे में मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि कश्मीर में सरसों के तेल में बनी मछली, पूछा जाता है कि सरसों के तेल में बनी मछली कहाँ पर खाना पसंद करते हैं? तो कश्मीर में करते हैं। नारियल के तेल में बनी समुंदर की जो मछली है वो कहाँ पर खाना पसंद करते हैं? तो गोवा में करते हैं। नारियल डली हुई करी और उसके साथ उबला हुआ टेपियोका के बारे में काफ़ी प्रश्न पूछे गए। आपको पता भी होगा, जो सीटेट आपकी निकल चुकी 2021-22 में, उसमें काफ़ी प्रश्न पूछे गए थे। तो नारियल डली हुई करी और उसके साथ उबला हुआ टेपियोका खाने में जो पसंद करते हैं, कहाँ के लोग पसंद करते हैं? तो ये केरल के लोग पसंद करते हैं, है ना। और केरल में केले के फूलों की सब्जी बहुत पसंद की जाती है। यदि पूछा जाए कि केले के फूलों की सब्जी कहाँ पर पसंद की जाती है तो ये भी केरल में ही की जाती है। आंध्र प्रदेश की हम बात करें तो आंध्र प्रदेश के आंतरीपुरम गांव में पके हुए आम से मामिट्री ट्रांडा, है ना, उसको आम पापड़ भी कहते हैं, उसको बनाया जाता है। यहाँ ये आंध्र प्रदेश में इसको पसंद किया जाता है। हांगकांग के बारे में तो आपको पता ही होगा। हांगकांग में सांप खाना बहुत पसंद करते हैं। सांप से बने खाने को क्या कहा जाता है ये पूछा जाता है तो उसे लिंग हूँ फेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिंग हूँ फेन कहा जाता है। और भी राज्य है ना, जिसके जानकारी आपको इस पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगी। तो 7वां प्रश्न आपसे पूछा गया था हाथी से संबंधित प्रश्न भी पूछा गया था। तो हाथी से जो भी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ये स्थलमंडल में पाए जाने वाला सबसे बड़ा जीव है ना। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है पूछा जाए तो मालूम होना चाहिए, हाथी है। कब घोषित किया गया था? तो 2010 में इसे घोषित किया गया था, है ना। हाथी की आयु लगभग कितनी होती है? तो लगभग इसकी 70 साल होती है। और हाथी काले रंग के होते हैं, इसलिए इन्हें गर्मी अधिक लगती है। देखिए, यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए थे, कूट में आंसर पूछा था तो उसमें 2 सही थे और 2 गलत थे। जिसमें समूह वगैरह पूछा गया था, है ना, कि कितने साल में जो नर बच्चे होते हैं वो कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कितने साल में समूह छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार के 4 प्रश्न रखे गए थे, फिर 4 विकल्प रखे थे जिसमें आपको कूट में आंसर देना था। तो ये जानकारी को याद कर लीजिएगा, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो हाथी जो होते हैं वो काले रंग के होते हैं, इसलिए इन्हें गर्मी अधिक नहीं लगती है। इनका दिमाग काफ़ी बड़ा होता है। कितने किलो का होता है? लगभग 5.5 किलो का होता है। और भारत में सर्वाधिक हाथी कहाँ पर पाए जाते हैं, किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। हाथी समूह में रहते हैं। और समूह का नेतृत्व कौन करती है? तो वहाँ पर जो बुजुर्ग हथनी होती है
वो समूह का नेतृत्व करती है। हाथी के नर बच्चे कितने साल बाद समूह को छोड़ देते हैं? तो 14 से 15 साल बाद। कितना? 14 से 15 साल बाद समूह को छोड़ देते हैं। और एक जो स्वस्थ हाथी होता है वो दिन भर में 100 किलोग्राम पत्तियां खा लेता है। कितना? 100 किलोग्राम, यानी कि 1 क्विंटल पत्तियां, छाल या घास फूस वो खा लेता है ना। और ये कैसा होता है? शाकाहारी होता है, इसके बारे में तो आपको पता होगा। और गर्मी से बचने के लिए हाथी कीचड़ या फिर जल में खेलना पसंद करता है। साथ में हाथी का जो गर्भकाल होता है वो सर्वाधिक कितने माह का होता है? 22 माह का होता है। कितने माह का? 22 माह का। और केरल, कर्नाटक और झारखंड का राज्य पशु है। याद रखिएगा 3 राज्य का है हाथी। हाथी कितने राज्य का राज्य पशु है? 3 राज्य का, केरल, कर्नाटक और झारखंड। साथ में हाथी दिन भर में केवल कितने घंटे सोता है? मात्र 2 से 4 घंटे सोता है। और हाथी किससे डरता है? तो हाथी मधुमक्खी से डरता है। तो ये सारी जानकारी हाथी के बारे में दी है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये इससे पहले भी पूछा गया है। साथ में जो हाथी होता है वो 150 मील दूर से बारिश का पता लगा सकता है। कितने मील दूर से? 150 मील दूर से। साथ में हाथी एक दूसरे की चिंगाड़ कितने किलोमीटर दूर तक सुन सकता है? तो वो 8 किलोमीटर दूर तक। कितना? 8 किलोमीटर दूर तक। भारतीय हाथियों के प्रत्येक पिछले पैर में कितने नाखून होते हैं? 4 नाखून होते हैं। और सामने के पैर में कितने नाखून होते हैं? तो 5 नाखून होते हैं। ये भी आपको याद होना चाहिए। और विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष में 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। तो ये सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं टॉपिक आपको बताऊंगा पर्यावरण अध्ययन में कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हैं। तो मैप से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020। चाहे आप बाल विकास उठा लीजिए, पर्यावरण ले लीजिए, है ना, मैथ से पेडागोजी ले लीजिए, और आपका हिंदी ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए, जितने भी विषय आपसे पूछे जा रहे हैं उस सभी में एनईपी 2020 और एनसीएफ 2005 से संबंधित ज़्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इन दोनों को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। पहले भी मैंने आपको बताया है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। इसके वीडियो हमारे चैनल पर पड़े हैं, उनको देख लीजिएगा। और भी आपके पास पीडीएफ हो या फिर और कहीं पर भी देख लीजिएगा, लेकिन देख के जरूर जाएगा एनसीएफ 2005 या फिर एनईपी 2020 के, है ना। बाल विकास की हम बात करें तो बाल विकास में हमें प्रश्न नहीं मिले हैं। यदि आज आपका पेपर है और आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपको जो प्रश्न के बारे में जानकारी है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो पियाजे से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, वाइगोत्स्की से, लर्निंग से प्रश्न पूछा गया था, नैतिक विकास से, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, चाहे पियाजे हो, कोहलबर्ग हो, वाइगोत्स्की हो, है ना, इनसे संबंधित आपको अच्छे से पढ़ाई कर लेना है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, वैन हिले हैं जो कि मैथ्स में ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो इनसे संबंधित जो वैज्ञानिक मैंने आपको बताए हैं, है ना, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इनसे ज़्यादातर भी प्रश्न, जैसे कि एनईपी 2020 एनसीएफ 2005 से पूछे जा रहे हैं, वैसे ही इनसे भी प्रश्न ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। नैतिक विकास से आज एक प्रश्न पूछा गया था, एनसीएफ 2005 से पूछा गया था, डिस्ग्राफिया। देखिए इस पर भी एक वीडियो बनाया है, जो आपकी अभी सीटेट 2000 आपकी आपकी जो एग्ज़ाम हुई थी ऑनलाइन एग्ज़ाम 2021-22 में, उसमें जितने भी विकार से प्रश्न पूछे गए उसका एक वीडियो हमने अपलोड किया है और काफ़ी बच्चों ने देखा भी। यदि आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, आपको वहाँ पर भी बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, है ना। और इस पर प्रॉपरली भी एक वीडियो बनाया है, जितने भी विकार है उस पर एक हमने ट्रिक भी बनाई है, उसको भी देख लीजिएगा। कोहलबर्ग से डेली प्रश्न पूछा जा रहा है, स्कीमा से भी पूछा गया है 28 और 29 को, है ना। एनईपी से पूछा जा रहा है। गणित की हम बात करें तो गणित में वही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, छोटी बड़ी संख्या से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। थोड़ा सा हम पेपर की बात कर लेते हैं कि पेपर क्या था, सरल से मॉडरेट, है ना, मतलब ज़्यादा सरल भी नहीं था पेपर, तो ज़्यादा कठिन भी नहीं था, मॉडरेट आप आज का पेपर मान सकते हैं। तो छोटी बड़ी संख्या से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, स्थानीय मान आज पूछा गया था, प्रतिलोम से आज प्रश्न पूछा गया था, एक ध्यान रखिएगा, प्रतिलोम भी आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, आयात से प्रश्न पूछा गया था, परिमाप से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, गुणनखंड से संबंधित प्रश्न पूछा गया था और क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। साथ में भाज्य और अभाज्य से, एलसीएम और एचसीएफ से प्रश्न पूछा गया था, भिन्न से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, प्राकृतिक संख्याओं का यहाँ पर योग पूछा गया था। पेडागोजी की हम बात करें तो वेन हिले से प्रश्न पूछा गया था, एनसीएफ 2005 से और एनईपी 2020 से, ये सारे प्रश्न पूछे गए थे। साथ में मैंने आपको बताया है कि यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ऐप्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही आप ये वीडियो देखें तुरंत बाद आपको ये पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी, तो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और वहाँ पर आपको फीडबैक जरूर देना है कि वो ऐप आपको कैसा लगा। हिंदी भाषा की हम बात करें, फर्स्ट और सेकंड दोनों के यहाँ पर प्रश्न रखे हैं। तो सबसे पहले गद्यांश की हम बात करें तो हिंदी भाषा में जो गद्यांश पूछा गया था वो महात्मा गांधी से संबंधित गद्यांश पूछा गया था। यहाँ पर देखिए प्रत्यय पूछा गया था शाब्दिक शब्द में। शाब्दिक शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो यहाँ पर एक प्रत्यय है शाब्दिक में, है ना,
इक प्रत्यय लगा हुआ है शाब्दिक शब्द में। संधि पूछी गई थी, अब संधि कौन सी थी इसकी जानकारी मुझे नहीं है। यदि आज आपका पेपर है तो कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, और सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि एक बार कमेंट्स को चेक कर लीजिएगा। डिसलेक्सिया से यानी कि विकार से यहाँ पर भी प्रश्न पूछा गया है। मैं फिर कह रहा हूँ, इसका वीडियो हमने प्रॉपरली एक बनाया है, उसको जरूर देख लीजिएगा। ग्राफ से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, बहुभाषिकता से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, बहुभाषिकता से डेली प्रश्न पूछा जा रहा है। संप्रेषण से पूछा गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 हिंदी में भी पूछा गया था, और आपका संस्कृत में भी पूछा गया था। आपका जो उर्दू आपकी है उसमें भी एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 से प्रश्न पूछा गया था। वाचन और पठन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, भाषा कौशल से प्रश्न पूछा गया था, है ना। हिंदी भाषा 2 की हम बात करें, जिसने पहली चुनी वो मैंने आपको बता दी, जिसने दूसरी भाषा हिंदी चुनी उसका जो पैराग्राफ है वो कैसा आया था, समय का सदुपयोग, है ना। समय का सदुपयोग पैराग्राफ का नाम था। काफ़ी अच्छा पैराग्राफ बताया मोहम्मद फैजान ने, उनके द्वारा बताया गया है ना कि समय का सदुपयोग, ये पैराग्राफ पूछा गया था। और सदुपयोग का संधि विच्छेद पूछा गया था। तो सदुपयोग का संधि विच्छेद होता है सत प्लस उपयोग। यदि इसमें संधि पूछी जाती तो इसमें संधि कौन सी होगी, आपकी व्यंजन संधि होगी। निर्भय शब्द का मूल शब्द पूछा गया था कि निर्भय शब्द का मूल शब्द क्या होता है, तो वो भय होता है। क्या होता है, भय होता है। साथ में समय में प्रत्यय पूछा गया था। देखिए समय में प्रत्यय नहीं होता है, शायद उनको देखने में गलती हो गई या फिर मेरे सुनने में गलती हो गई होगी। समय में नहीं होता है, सामयिक में होता है, सामयिक में, है ना। यदि प्रत्यय पूछा गया था सामयिक में, यदि पूछा गया हो तो मैं बता रहा हूँ, उनके द्वारा बताया गया था कि सही समय में प्रत्यय पूछा गया था, तो समय में किसी भी प्रकार का प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, सामयिक में लगा हुआ है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, इक प्रत्यय लगा हुआ है। यदि आपके एग्जाम से तो बताइएगा, है ना, कि समय में प्रत्यय नहीं पूछा गया था तो किस में पूछा गया था। जब सामयिक में पूछा गया है तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, इक प्रत्यय लगा हुआ है। साथ में वाइगोत्सिकी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। बात करें अंग्रेजी की तो पैसेज और पोएम कौन सी पूछी गई थी इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन हर उसमें पूछी जाती है। तो यदि आपका पेपर था अंग्रेजी का, है ना, आपने चुना अंग्रेजी फर्स्ट या फिर सेकंड भाषा, तो आप बताइएगा कि पैसेज कौन सा आया था और पोएम कौन सी आई थी। स्टीफन क्रेसन से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। साथ में वाइगोत्सिकी से संबंधित प्रश्न भी पूछे गए थे। साथ में एनसीएफ और एनईपी, एनसीएफ और एनईपी से संबंधित भी संस्कृत में प्रश्न पूछे गए थे पेडागोजी में। तो ये टोटल जो 60 प्रश्न हैं, इसमें जो प्रश्न कुछ थे उसके आंसर, साथ में उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनके बारे में आपको जानकारी दी, जो टॉपिक बताए गए उनके बारे में जानकारी दी। साथ में हमने ऐप का जिक्र किया था, ऐप आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ये यदि आपको पीडीएफ चाहिए, तुरंत चाहिए, तो आप उस ऐप के माध्यम से इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। साथ में आप वहाँ पर 2011 से लगाकर 2022 तक जो एग्जाम हुई, यानी कि 500 प्रश्न आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं थ्योरी सहित, है ना। थ्योरी पहले दी है, पहले आपको चित्र के माध्यम से समझाया गया है, उसके बाद प्रश्नों को समझाया गया है ना। तो आप उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर मेहनत हुई है काफ़ी उसको बनाने में, और ये अभी लेटेस्ट मैंने बनाई है, कोई पहले से बना के मैंने नहीं रखी थी, है ना। जो प्रश्न अभी पूछे जा रहे हैं उसी से रिलेटेड वो पीडीएफ है, तो उसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। 10 प्रैक्टिस सेट है वहाँ पर, उनको भी देख लीजिएगा, है ना। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। और फीडबैक देना मत भूलिएगा कि वो आपको ऐप जो है वो कैसी लगी। तो जल्दी ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।